बस इतनी सी थी उसकी खूबसूरती की जमा पूंजी, मगर करमू जैसे मरियल से अधेड़ के सामने तो वह सचमुच अप्सरा ही दिखती थी। आगे चलकर सबने सरवती की सीरत भी देखी और उसकी सूरत सूरत से भी 4 कदम आगे निकली उसकी सीरत। अपनी मेहनत मजदूरी से उसने गृहस्थी ऐसी चमकाई कि इलाके के लोग अपनी अपनी बीवियों के सामने उसकी मिसाल पेश करने लगे। करमू के बिरादरी के कई नौजवान इस कोशिश में थे कि करमू जैसे लंगूर के पहलू से निकलकर सरवती उनके पहलू में आ जाए। दूसरी बिरादरी उनमें से भी ऐसे जहां दीवानों की कमी नहीं थी। वह सरवती से शादी तो नहीं कर सकते थे, अलबत्ता उसे रखैल बनाने के लिए हजारों रुपए लेकर तैयार थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और सरवती एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन उसकी देह की बनावट और कसावट पर बच्चा जनने का रत्ती भर भी फर्क नहीं दिखा। गांव के मनचलों में अभी भी उसे हासिल करने की जैसे ही चाहत थी, तभी जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। करमू एक दिन काम की तलाश में शहर गया और सड़क पार करते हुए बस एक की चपेट में आ गया। बस के भारी भरकम पहियों ने उसकी कमजोर काया को चढ़ाते ही तरल बेल कर रखा दिया। करमू के क्रियाक्रम के दौरान गांव के सारे मंचलों में सरवती की हमदर्दी हासिल करने की होड़ लगी रही। वह चाहती तो पति की श्रद्धांजलि को यादगार बना सकती थी। गांव के सभी साहूकारों ने सरवती की जवानी की खूबसूरती को देख किसी को वह अपना बना सकती थी, मगर उसने वफादारी कायम रखना ही पति के प्रति सभी सच्ची श्रद्धांजलि समझते हुए सब कुछ बहुत किफायत से निपटा दिया। सरवती की पहाड़ से विधवा जिंदगी को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने किसी का हाथ थाम लेने की सलाह दी, मगर उसने किसी की भी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, मेरा मर्द चला गया तो क्या, वह बेटे का सहारा तो दे ही गया है। बेटे को पालने पूछने के बहाने ही जिंदगी कट जाएगी। वक्त का परिंदा फिर अपनी रफ्तार से उड़ चला। सरवती का बेटा गबरू अब गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। सरवती मंचलों से खुद को बचाते हुए उसके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करने में जुटी थी। उन्हीं दिनों उस इलाके में परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कैंप लगा। टारगेट पूरा न हो सकने के चलते जिला प्रशासन ने ऑपरेशन कराने वाले को 1 एकड़ खेती बाड़ी लायक जमीन देने की पेशकश की। जमीन मिलने की बात सरवती के कानों में भी पड़ी। उसे गबरू का भविष्य संवारने का यह अच्छा मौका दिखा। ज्यादा पूछताछ करती तो किससे करती, जिससे भी जरा सा बोल देती वही गले पड़ने लगता। जो बोलते देखता वह बदनाम करने की धमकी देता। इसलिए निश्चित दिन वह ही जा पहुंची। सरवती का भोलापन देखकर कैंप के अफसर हंसी किया। इंचार्ज ने कहा, एक विधवा से देश की आबादी बढ़ने का खतरा कैसे हो सकता है। इंचार्ज का टका सा जवाब सुनकर गबरू के भविष्य को लेकर देखे गए सरवती के सारे सपने बिखर गए। बाहर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठे तो बस सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी एक अधेड़ कैंप इंचार्ज के पास आकर बोला, सर आपके लोग मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे, क्यों कहते हैं कि मैं अपात्र हूँ। क्या नाम है तुम्हारा, किस गांव में रहते हो। सर मेरा नाम केदार है, मैं खेड़ा गांव में रहता हूँ। इंचार्ज ने टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया और उस अधेड़ के बारे में पूछताछ करने लगा। फिर उसने केदार से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी बीवी पिछले महीने मर चुकी है। हाँ सर। फिर तुम्हें ऑपरेशन की क्या जरूरत है, बेवकूफ समझते हो हमको, चलो भागो। केदार सिर झुकाकर वहां से चल पड़ा। सरवती भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। उसके करीब जाकर सरवती ने धीरे से पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे। एक लड़का है, सोचा था 1 एकड़ खेत मिल तो गया तो उसकी जिंदगी ठीक ठाक गुजर जाएगी। मेरा भी एक लड़का है, मुझे भी मना कर दिया गया। ऐसा करो तुम एक नई चादर ले आओ। केदार ने एक नजर उसे देखा, फिर वही ठहरने को कहकर वह कस्बे के बाजार चला गया और वहां से एक नई चादर, थोड़ा सा सिंदूर, हरी चूड़ियां और बिछिया वगैरह ले आया। थोड़ी देर बाद वे दोनों कैंप इंचार्ज के पास खड़े थे। केदार ने कहा, हम लोग भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं साहब। अफसर ने दोनों पर एक गहरी नजर डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ घंटे पहले मैंने तुम्हें कुछ समझाया था साहब। अब केदार ने मुझ पर नई चादर डाल दी है। सरवती ने समझाते हुए कहा, नई चादर। कैंप इंचार्ज ना समझने वाले अंदाज में कहा। पास में ही बैठे एक जन प्रतिनिधि दीपा की ओर देखा। इस इलाके में किसी विधवा छोड़ी गई औरत के साथ शादी करने के लिए उस पर नई चादर डाली जाती है। कहीं कहीं इसे ढरौना करना या घर बिठाना भी कहा जाता है, उस जन प्रतिनिधि दीपा ने बताया। वह कैंप इंचार्ज ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, इस आदमी को ले जाओ।
अब यह पात्र नहीं, इसकी नसबंदी करवा दे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है सरबती? तुम कल फिर यहाँ आना। कल तुम्हारा विधिवत से ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन साहब मुझे 1 एकड़ जमीन मिलेगी ना? हाँ हाँ जरूर मिलेगी। हम तुम्हारे लिए तीसरी चादर ओढ़ने की गुंजाइश कतई नहीं छोड़ेंगे। सरबती नमस्ते कहकर खुश होते हुए कैंप से बाहर निकल गई तो उस जनप्रतिनिधि ने कहा, साहब आपने एक मामूली औरतों के लिए कायदा ही बदल दिया। दीपा जी, यह सवाल तो कायदे कानून का नहीं, आबादी रोकने का है। ऐसी औरतें नई चादर ओढ़कर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी। मैं आज ही ऐसी औरतों को तलाशने का काम शुरू कराता हूँ। उन्होंने फौरन महतमों को फोन कर निर्देश देने शुरू कर दिए। दूसरा दिन सरबती कैंप में पहुंची तो वहां मौजूद कई दूसरी औरतों के साथ उसका भी दूरबीन विधि से नसबंदी हो गया। एम्बुलेंस पर सवार होते समय उसे केदार मिला और बोला, सरबती मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिन देखभाल की जरूरत होगी। मेरी देखभाल के लिए गबरू है ना? मेरी भी तो फर्ज बनता है। अब तो हम लिखित में मियाँ बीवी हैं, लिखी हुई बातों तो दफ्तरों में पड़ी रहती हैं। तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो तुम 1 बीघा जमीन भी नहीं पाओगी। नुकसान तुम्हारा भी है बराबर। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं। छोड़ने की बात तो पकड़ लेने के बाद की जाती है। सरबती का जवाब सुनकर के दांत पीस कर रह गया। कुछ साल बाद गबरू प्राइमरी जमात पास करके कस्बे में पढ़ने जाने लगा। एक दिन उसके साथ उसका सहपाठी प्रमुख उसके घर आया। प्रमुख के मैले कुचैले कपड़े और उलझे रूखे बाल देखकर सरबती के घर में पहुंचा। तुम्हारी माँ क्या करती रहती है? प्रमुख, मेरी माँ नहीं है। प्रमुख ने उन्हें मायूसी से बताया। तभी तो मैं कहूँ, खैर अब तो तुम खुद के बड़े हो चुके हो, नहाना कपड़े धोना कर सकते हो। प्रमुख मुंह टुकुर टुकुर सरबती की ओर देखता रहा। जवाब गबरू ने दिया, माँ घर का सारा काम प्रमुख को ही करना हो है। इसके बाबू शराब भी पीते हैं। अच्छा, शराब भी पीते हैं? क्या नाम है तुम्हारे बाबू का? केदार। कहाँ रहते हो तुम? प्रमुख खेड़ा। सरबती के कलेजों पर घूंसा लगा। उसने गबरू के साथ प्रमुख को भी नहलाया, कपड़े धोए, प्यार से खाना खिलाया और घर जाते समय 2 लोगों का खाना बनाते हुए कहा, प्रमुख बेटा आते जाते रहा करो गबरू के साथ। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। मेरे पास बाबू नहीं है तो मैं जाता हूँ कि नहीं इसके घर। अच्छा, इसके बाबू तुम्हें अच्छे लगते हैं? जब शराब नहीं पीते तब मुझे प्यार भी खूब करते हैं। अगली बार उनसे मेरा नाम लेकर शराब छोड़ने को कहना। इसी के साथ ही प्रमुख और गबरू के हाथों दोनों घरों के बीच पुल तैयार होने लगा। पहले खाना पीने की चीजें आई गई, फिर कपड़े और रोजमर्रा की दूसरी चीजें भी आने जाने लगी। फिर एक दिन केदार खुद सरबती के घर जा पहुंचा। तुम यहाँ कैसे? सरबती उसे अपने घर आया देख हक्की बक्की रह गई। मैं तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हारा संदेशा मिलने से अब तक शराब छुई ही नहीं है, तो इससे तो प्रमुख का भविष्य बनेगा। मैं अपना भविष्य बनाने आया हूँ। मैंने तुम्हें भुलाने के लिए ही शराब पीनी शुरू की थी, तुम्हें पाने के लिए ही शराब छोड़ी है। सरबती कहकर केदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, क्या करते हो बेटा? गबरू आ जाएगा, वह शाम से पहले नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारा जवाब लेकर ही जाऊंगा। सरबती, बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझाना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। बच्चे समझदार भी हैं, मैं उन्हें पूरी बात बता चुका हूँ। तुम बहुत चालाक हो, कमजोर रब पकड़ते हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केदार ने उसकी आंखों में झांकते हुए सरबती की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उस दिन के बाद केदार अक्सर प्रमुख को लेने के बहाने सरबती के घर आता जाता। गबरू की जिद सरबती प्रमुख के घर भी आने जाने लगी। जब दोनों रात में भी एक दूसरे के घर में रुकने लगे तो दोनों गांव के लोग जान गए कि केदार ने सरबती पर नई चादर डाल दी है। प्रमुख, गबरू और केदार बहुत खुश हैं। खुश तो सरबती भी कम नहीं थी, मगर उसे कभी कभी बहुत अचंभा होता था कि वह अपने पहले पति को भूलकर केदार की पकड़ में आ कैसे गई। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।